हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रत्येक यूनिट का जो मैं बात किया था कि उसका कंसेप्ट के अलग वीडियो लेक्चर आएंगे। उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें पूरे हम कंसेप्ट और थ्योरी की बात करेंगे। और जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम वहाँ कर रहे हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, तो अगर वो नहीं देखें तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस यूनिट का, पेपर 1 का, वो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, आईसीटी हो, या जो भी हो इन्वायरमेंट वाला, उन सब के लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा इसका, जिसका आज फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसे आप देख करके अपना कंसेप्ट क्लैरिटी लाएँ और तब जा कर के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो देखें। आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ आज मैं पढ़ाऊँगा टीचिंग एप्टीट्यूड। देख सकते हैं ये नेट पेपर 1 का है और फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम ही है टीचिंग एप्टीट्यूड। और इस चैप्टर को मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ मैंने बीएड भी किया है। तो बीएड वाले लोगों के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही रहता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्त, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभियोग्यता क्या है, इससे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन। और अगर आप इसे कंसेप्ट को समझ गए तो आपका पूरा 5 का 5 सही हो जाएगा। कुछ इसमें एक विद्वान है जीएस मैकेंजी, जिनका कहना है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी बीएड करते हैं ना, उनसे ये पहला ही बोल दिया जाता है कि भाई शिक्षा जो है ज़िंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इतना समझ लीजिए, ये मत समझिएगा कि आप पढ़ लिए तो हो गया कंप्लीट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात किसने कहे थे? तो वो जीएस मैकेंजी ने कहे थे। इसमें ही है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम मतलब आपका सिलेबस, इसके बीच जो है अंतःक्रिया होती है। और इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थी कहने का मतलब इंग्लिश में इसको लर्नर बोलते हैं, जो सीखने वाला हो उसको बोलते हैं। शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, ज्ञान प्रदान करना और कौशल विकसित करना होता है। ठीक है, इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षण की अगर हम प्रकृति की बात करें, इसकी नेचर कैसा है, ठीक है ना, तो ये कला और विज्ञान दोनों होता है। ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षण की प्रकृति कैसी है, तो वो कला और विज्ञान दोनों हैं। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्रदान करना। इंग्लिश में इसे एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है, जो इसके 2 पार्ट होते हैं, ई प्लस डी को। ई मतलब अंदर से और डी को मतलब आगे से बढ़ना होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। फिर इस पे कुछ और भी विद्वान के शिक्षा से रिलेटेड कथन है, स्टेटमेंट है, उसको याद रखिएगा दोस्त, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे कि सबसे फेमस अरस्तु हुए, वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, ये कथन किनका था? तो अरस्तु का था। फिर इस पे आपको मिलेगा महात्मा गांधी का भी बहुत अच्छा कथन है। वो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी का ये कथन है कि शिक्षा से अभिप्राय मेरा ये है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा, ये तीनों का जो है सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास हो जाए, वही असली शिक्षा है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमें जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। तादात्म्य मतलब कंपेटेबिलिटी स्थापित करती है। ऐसा कहना किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। आइए अब कुछ देखते हैं शिक्षा के महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके प्रवर्तक कौन रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि ये आपको बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा, या फिर इसे ही वर्धा शिक्षा योजना कहा गया है, ये कंसेप्ट किनका था? तो ये कंसेप्ट महात्मा गांधी का था, याद रखिएगा दोस्त। फिर है शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क में परिवर्तन, ये कौन कहते? तो ये जे कृष्णमूर्ति के कंसेप्ट है कि शिक्षा के द्वारा मानव के मस्तिष्क में परिवर्तन लाया जाता है। उसके बाद समग्र शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं अरविंदो घोष। फिर भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के
प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति है ये। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम लोग क्या मानते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पर। ये शिक्षा जगत के बड़ी नामे गिनामी विद्वान रहे हैं, जो कहते हैं कि भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा कंसेप्ट कौन दिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद है एक मारिया मोंटेसरी आती है, ठीक है ना। ये मोंटेसरी बहुत जगह चलता है क्रिश्चियन लोगों का, तो आप जानते होइएगा कि उन लोग एजुकेशन में कितना आगे है। वही कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास के माध्यम से स्वशिक्षा, ये इनकी मारिया मोंटेसरी की कंसेप्ट है कि सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से स्वशिक्षा लेना, मारिया मोंटेसरी इस अवधारणा को जोड़ देती है। उसके बाद जो अनुभवात्मक शिक्षा की बात करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है जॉन डीवी। जितने भी बीएड डीएलएड करते हैं ना, तो जॉन डीवी, जीन पियाजे, ये सब एजुकेशन के इतने बड़े बड़े थिंकर है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इनके नाम से दोस्ती यारी कर लेना पड़ेगा। जॉन डीवी, जीन पियाजे और भी बहुत नाम है ये सब। फिर उसके बाद जो है अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल लर्निंग, इसके बारे में इसका कंसेप्ट कौन दिए थे, ये रूसो दिए थे। वो बोलते हैं कि प्रकृति एकमात्र शिक्षक है। इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब हुआ कि इसके लिए हमें कोई सीखने के लिए स्कूल जाना नहीं पड़े, ट्यूशन क्लास नहीं जाना पड़े। हम अपने घर परिवार इन्वायरमेंट नेचर में रह करके, देख करके, ऑब्ज़र्व करके हम लोग उसको सीखते हैं, तो उसे इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। उसके बाद एक काफ़ी फेमस है फ्रोवेल का कंसेप्ट, किंडरगार्टन, ठीक है ना। ये कंसेप्ट दिए थे कौन, तो फ्रोवेल दिए थे, जिसमें कि सेल्फ एडिटिविटी, क्रिएटिवनेस, सोशल कोऑपरेशन की बात की गई है। अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ब्लूम के शिक्षण, ब्लूम एक विद्वान का नाम है, एजुकेशन के साइंटिस्ट रहे हैं, शिक्षा शास्त्र के वैज्ञानिक रहे हैं, विद्वान रहे हैं। उनका उद्देश्य का वर्गीकरण का आधार जो है 3 किए हैं ब्लूम। एक संज्ञानात्मक उद्देश्य है, कोग्निटिव, उसके बाद प्रभावात्मक उद्देश्य है, अफेक्टिव, और तीसरा है साइकोमोटर उद्देश्य यानी मोटर मैकेनिज्म। तो पहला हम देखेंगे संज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है, कोग्निटिव में। तो इसमें जो है ब्रेन मैकेनिज्म की बात किया गया है, जैसे कि याद करना, समझना, विश्लेषण करना। दूसरा जो प्रभावात्मक उद्देश्य है उसमें चर्चा की गई है हार्ट मैकेनिज्म की। हार्ट मैकेनिज्म का हार्ट, इसमें भावनात्मक पहलू पर जोर दिया गया है, प्रेम, घृणा, सहयोग, सेवा आदि पर इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर अगर हम साइकोमोटर की बात करें तो इसमें मोटर मैकेनिज्म की बात की गई है, यानी कि तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के प्रकार की अगर हम बात करें, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ एजुकेशन हैं, तो वो 3 प्रकार के जनरली माना जाता है। एक फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो हम शिक्षा स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग आदि में प्राप्त करते हैं, वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन हो गया। स्कूल में प्राप्त शिक्षा को, स्कूल जो है ग्रीक भाषा के स्केल शब्द से बना है, ठीक है ना, जिसका अर्थ अवकाश होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम, तो मतलब ये समझ गए ना कि जहाँ पे आप फॉर्मली जा करके फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं तब जाके आपको शिक्षा की प्राप्ति हो रहा है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हो गया। और इनफॉर्मल जो है परिवार, मित्र, पड़ोसी, अपने आसपास सोसाइटी, समाज से जो हमें शिक्षा मिलती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। उसके लिए हमें कोई ये नहीं कि रेडी होकर के जाना है, बुक बैग लेकर के जाना है, टाइम पे प्रेयर करना है, बैठना है, तब जा कर के हमें कुछ पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। इसलिए इसको इनफॉर्मल बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो है भाषा, धर्म, आचरण, सभ्यता, संस्कृति के ज्ञान के प्रदाता होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि निरौपचारिक कहने का मतलब होता है कि नॉन फॉर्मल, यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिक्सअप मार्ग है, बीच का मार्ग है। ये निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल। विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से इसमें नियंत्रित होते हैं तथा कई क्षेत्र में पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉड शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है वो हम लोग उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते नहीं हैं, हमारा नाम एडमिशन रहता है, हमको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, लेकिन वो भी हमें शिक्षा वहाँ मिलती है। तो इसमें विद्यार्थी कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं या नियंत्रित नहीं भी होते हैं। वो उसके ऊपर फ्रीडम दे दिया गया कि भाई तुमको पढ़ना है, बुक है, पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, मौज करो, ठीक।
तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो है शिक्षण मॉडल की बात करेंगे, टीचिंग मॉडल के। टीचिंग मॉडल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पेडागोगी, दूसरा है एंड्रागोगी, तीसरा है ह्यूटागोगी। तो जितने भी लोग बीए डीएलएड किए होंगे ना, तो उन लोगों को पेडागोगी तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। दिन रात यहीं 2 साल पढ़ा जाता है डीएलएड और बीएड में, ठीक। तो वो पेडागोगी समझ जाएंगे, लेकिन उनको एंड्रागोगी और ह्यूटागोगी नहीं पता होगा। तो चलिए भाई, वहाँ नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आकर के पढ़ लें, ठीक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेडागोगी को। पेडागोगी को बहुत अच्छा से समझेंगे दोस्त, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था, दोनों पेपर एक ही साथ में। तो ये समझ के फिर है आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए पेडागोगी क्या है, इसमें कि परंपरागत दृष्टिकोण की बात की जाती है। उसके बाद मेन रोल इसमें टीचर का होता है, नॉट स्टूडेंट का। पेडागोगी में मेन रोल किसका हो जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो ये टीचर का होता है। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग रखते हैं। उसके बाद आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग जो है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण का कला एवं विज्ञान की चर्चा इसमें की जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसे यूनिवर्सल पेडागोगी कहा था। किसने कहा था यूनिवर्सल पेडागोगी, तो ये फ्रेडरिक हर्बर्ट ने कहा था। पेडागोगी को यूनिवर्सल पेडागोगी किसने कहा था, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने कहा था। इसमें शिक्षण के 5 चरण दिखाए गए। पहला कौन है, तो प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एसोसिएशन, चौथा जनरलाइजेशन और 5वां जो है एप्लीकेशंस होता है। इसमें मुख्यतः जो है बच्चों की शिक्षा दी जाती है। और ये क्या उद्देश्य होता है, इसमें इंगेजमेंट करके रखना, मतलब बच्चे को इंगेज करके रखना है पढ़ाई में, उसके लिए पेडागोगी मेथड का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पेडागोगी के बाद में एंड्रागोगी, ये आपका दूसरा है। इसमें क्या होता है, लर्नर इज़ मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। कहने का मतलब हुआ कि अब आप बच्चा नहीं रहे। जो पेडागोगी में आपको टीचर आपको हर चीज़ गाइड करेगा, चलो क्लास वर्क करो अभी कंप्लीट, 2 मिनट के अंदर में हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बना करके दिखा दो, टॉफ़ी देंगे। तो वो सब पेडागोगी में होता है, एंड्रागोगी में नहीं होगा। इसमें जो है लर्नर जो है सेल्फ डायरेक्टेड होना पड़ेगा अपने आप में खुद। उसके बाद विद्यार्थी स्वयं चीज़ों को सीखता है, अपने आप आपको सीखना है। फिर स्व मूल्यांकन करना है कि हमारा कहाँ क्या कमी रह गया, टेस्ट में कम मार्क्स आया, कौन सा पोर्शन वीक है हमारा, कौन सा रिवाइज करना बाकी रह गया, क्यों गलत हो गया। तो ये सेल्फ अपना इवैल्यूएशन करना है। वयस्क शिक्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी आप बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए, तो आप कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो अब आप एंड्रागोगी के अंतर्गत शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए आप वयस्क के अंतर्गत आ गए। इसमें जो है कल्टीवेशन वर्ड इसके याद रखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको दिया जाता है। फिर उससे अब लेवल अप आता है, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज पार कर गए, तो अब ह्यूटागोगी आता है। ये एंड्रागोगी के क्या है, विकसित रूप है। ह्यूटागोगी एंड्रागोगी का विकसित रूप है। इसमें लर्नर जो है हाईली एटोनोमस होता है। डबल लूप लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ ह्यूटागोगी। डबल लूप लर्निंग जो है ह्यूटागोगी का पार्ट होता है। इसमें जो है विद्वान होता है, रियलाइजेशन होता है, महसूस किया जाता है खुद से, अपने से, सब चीज़ हाईली एटोनोमस होना पड़ेगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध जो है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 6 साल की तपस्या के बाद, तो कौन से टीचर आए थे भाई, कोई टीचर नहीं आए थे, ना कोई बताने वाला था, ना कोई कुछ करने वाला। खुद से अपने अनुभव, ज्ञान, अपने हर चीज़ अपने खुद से हाईली एटोनोमस होकर के वो ज्ञान की प्राप्ति किए, तो वो ह्यूटोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और उसी को हम लोग रियलाइजेशन बोलते हैं। फिर आगे देखेंगे शिक्षण के नियम। शिक्षण के नियम जो है जनरली 5 नियम हैं। क्या है, तो वो सबसे पहले हमें क्या करना है, सरल से जटिल की तरफ जाना है, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये नहीं कि बोल दिए कोई परीक्षा पे चर्चा में कि पहले जो हार्ड क्वेश्चन आ रहा है उसी को बना लो, जो आसान है वो तो बन ही जाएगा। वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उस तरह नहीं। शिक्षण के जो नियम है वो देखिए, सरल से जटिल की तरफ है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी नोन टू अननोन की तरफ। उसके बाद है दृश्य से अदृश्य की तरफ, ठीक है। उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, मतलब फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ। अनिश्चित से निश्चित की तरफ, फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट, ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं 5, इसको आपको याद रखना है। और अगर आप स्कूलिंग रेगुलर किए हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कॉमन सेंस से इसके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट इसमें नहीं है।
तो ये कुछ नियम है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के स्तर की बात करेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग की। तो ये एक टीचिंग है कि टीचिंग पिरामिड ऑफ मॉरिस एल बिगी का है, जो वो बताते हैं कि सबसे नीचे जो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मेमोरी लेवल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और सबसे ऊपर में रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो इसमें भी जो है मेमोरी लेवल जो है वो हार्वर्ड ने दिया था, मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया था। वो क्या कहते हैं कि टीचर सेंटर्ड होते हैं, इसमें चीज़ों को बस रट लेना है। बोल दिए टीचर कि इसको रटो, याद करो, ए फॉर एप्पल तो ए फॉर एप्पल, क्यों, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन थे, तो वो इसके प्रवर्तक है मॉरिसन, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात करते हैं, इसमें विषय को समझना है। और सबसे ऊपर में आता है रेफ्लेक्टिव लेवल। रेफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया था, वो लर्नर सेंटर होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, बल्कि विश्लेषण की क्षमता खुद विकसित करनी पड़ती है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मेमोरी लेवल किसने, हार्वर्ड ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। अब आते हैं इसको डिटेल में देखेंगे कि मेमोरी लेवल में क्या है। तो ये थॉटलेस टीचिंग है, रटना है, केवल क्या करना है, केवल रटना है। इसमें ये शिक्षक केंद्रित होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल विद्यालय प्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम चर्चा करें, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में संबंधों को देखना, विषय केंद्रित, सामान्य दृष्टि, तथ्यों के पूर्ण उपयोग को देखा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ शिक्षक छात्रों को क्यों और कैसे पर चर्चा करने के उदाहरण देने और चर्चा करने के लिए और उदाहरण देने के लिए अपने शब्दों में व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करे, तब जा कर के वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, सेकेंड वाला। और थर्ड आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल का। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, किसी भी विषय पर गहन चिंतन मनन करना। रिफ्लेक्टिव लेवल में किसी भी विषय पर गहन चिंतन मनन करना आता है इसके अंतर्गत। ये विद्यार्थी केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट। असाइनमेंट हमें दिया जाता है करने के लिए, क्यों, क्योंकि हम खुद से उस पर सोचे, चिंतन मनन करें और अपने अनुसार उसको लिखें आंसर। फिर अब आते हैं प्रभावी शिक्षण व्यवहार को देखेंगे। इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या क्या होता है। तो एक टीचिंग बिहेवियर हमारा तभी इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, जब उसमें क्लैरिटी होगी, यानी स्पष्टता होगी, जब उसमें वैरायटी होगी, नवीनता, प्रेरणा, निरंतर ध्यान आकर्षण का मिश्रण होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा, मोस्टली इन क्लास होगा, तब जा कर के हमारा शिक्षण जो है शिक्षण व्यवहार जो है प्रभावी हो पाएगा। अब क्लैरिटी का क्या कब होगा क्लैरिटी, तो जब हमें शिक्षण का उद्देश्य पता हो, ज्ञान हो, व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी हो, संतुलन बनाने आता हो, इन सभी को लेकर की हमें स्पष्टता होनी चाहिए। वैरायटी की बात करें कि क्या हमारे टीचिंग बिहेवियर में वैरायटी हो, तो बोलने की शैली बेहतर हो, शारीरिक हाव भाव, विद्यार्थियों की सहभागिता हो, पढ़ाएं तो आप कॉन्फिडेंस में रहे, बच्चों को लगे कि हाँ मेरे टीचर एकदम कॉन्फिडेंसली मुझे पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इतना ना स्लो बोलिए और इतना ना मतलब क्या बोलते हैं, आपके अंदर जोश ही ना हो पढ़ाने का, लगे ऐसे करके बोलिए, तो फिर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा बच्चा सुनने में आपकी बात को। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। टास्क ओरिएंटेशन, कुछ टास्क थे बच्चों को क्लास में कि चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो चीज़ें बना करके दो। उससे क्या होता है कि इंटरेक्शन बना रहता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो इंटरेक्शन टूटता नहीं है। और जहाँ वो इंटरेक्शन टूटा तो वो बच्चों को क्लास बोरिंग लगने लगता है, आप बस लेक्चर देते जाइएगा, उसको नींद आने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य प्रेरित हो, सफलता, निष्काम कर्म की बात की जाए, इंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क में इंगेज करके रखे बच्चों को। पढ़ाई को विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़ने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थी स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ की मैं चर्चा करूं तो वो है हमारा टीचर सेंटर्ड पहला एक टीचिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि इसमें लेक्चर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद टीम टीचिंग होती है, समूह शिक्षण होता है, टीवी और वीडियो रिप्रेजेंटेशन जो है वो टीचर सेंटर होता है। संवादात्मक शिक्षा इसको बोलते हैं, डायरेक्ट टीचिंग की बात की जाती है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो अभी आपके मन में, अभी मेरे वीडियो लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, अभी आपके मन में कोई सवाल है तो अभी आप नहीं पूछ सकते हैं, वो भले कमेंट बॉक्स में करेंगे, बाद में हम उसको रिप्लाई देंगे, वो अलग बात है। लेकिन
ये पूरी तरह से मेरे ऊपर सेंटर्ड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। और जब दोनों का इंटरेक्शन होने लगे टीचर स्टूडेंट का, तो वहाँ पे इसका मेथड बदल जाएगा। आगे उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड अब आ जाता है। लर्नर सेंटर मतलब विद्यार्थी केंद्रित है, उसमें जैसे विद्यार्थी कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसको जैसे इंटरेस्ट आए, कैसे लर्नर को उसमें एक्टिव किया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, इंगेज करके रखा जाए पढ़ाई में, ताकि उसको मन लगे, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। वो जैसे पढ़ना चाहे उस हिसाब से पढ़ाए। और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसी पर जोर दिया गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, उसके बाद है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI। उसके बाद इसमें देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, इस कंसेप्ट को दिए थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक मेथड कौन दिया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग दिए थे। इसमें बच्चा जो है किसी परेशानी का हल बिना किसी सहायता के स्वयं खोजता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो जब स्वयं खोजेगा तो ये लर्नर सेंटर हो गया। उसके बाद अब आते हैं स्मॉल ग्रुप मेथड। ये एक मिक्स स्ट्रेटजी है जिसमें जो है टीचर और लर्नर दोनों मिल करके के काम करते हैं, इसलिए ये टीचर और लर्नर दोनों पर केंद्रित होता है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट लोग जवाब दिए, फिर उसमें कुछ डाउट रहा तो टीचर उसको एक्सप्लेन किए। उसके बाद सेमिनार में भी क्वेश्चन लिए जाते हैं ऑडियंस से और उस पर अपना लेक्चर दिया जाता है। पैनल डिस्कशन, हर पैनल में हर मेंबर से पूछा जाता है, यानी दोनों पे ये रिलेटेड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडीज़। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रोल प्ले की बात आती है। रोल प्ले, सिमुलेशन क्या है? कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण, वास्तविक से मिलता जुला और उससे सीखना। एक ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर लेना, एक ऐसा सिचुएशन बना लेना अपना से क्रिएट करके जो किसी वास्तविक घटना से मिलता जुलता हो, और उसमें जो है सोचना, चिंतन मनन करना कि इस तरह की परिस्थिति जब बन जाएगी तो हम इसमें क्या डिसीजन लेंगे, क्या निर्णय लेंगे। तो इससे भी सीखा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हुए कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो है NDRF SDRF की टीम जो है, वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उससे पहले उसी तरह के माहौल क्रिएट करके एकदम धड़पड़ भाग दौड़ वाला माहौल क्रिएट करके वैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो भी एक सीखना है, वो एजुकेशन है, सीख रहा है उससे। तो ये सिमुलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब करके सीखना। ये काफ़ी फेमस है, लर्निंग बाय डूइंग। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आते हैं ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग क्या है? ऑनलाइन टीचिंग जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो ये ऑनलाइन टीचिंग ही है। इसमें सबसे फेमस एक है MOOCs। ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है नेट एग्ज़ाम में कि MOOCs का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या है? तो ये विश्व में ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम है। विश्व में MOOCs कोर्सेज उपयोग करने के मामले में भारत का स्थान जो है दूसरा है, पहले स्थान पर USA है। MOOCs कोर्सेज निजी या प्राइवेट कंपनियों द्वारा संचालित होती है। इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था जॉर्ज सीमेन और स्टीफन डॉन्स द्वारा। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था क्या कि इट वाज कॉल्ड एज कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, 2008 में दिया, जिसे हम लोग कोड भाषा में CCK08 कहते हैं। और ये क्रेडिट कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का था। उसके बाद आते हैं कि MOOC कोर्सेज़ की क्या प्रक्रिया है, उसको देख लेंगे। तो देखिए, ये एक तो ऑनलाइन टीचिंग का मेथड है। सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा जो कि हमारे प्रोवाइडर देते हैं, जैसे कि NPTEL एक प्लेटफॉर्म है, MOOCIT है, IITBX है, स्वयं है। तो NPTEL क्या है? ऑनलाइन है। MOOCIT क्या है? ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड मतलब लाइव क्लासेस उसमें होगा सिर्फ। IITBX क्या है? ये भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। स्वयं क्या है? ब्लेंडेड है, लाइव क्लासेस इसमें चलती है। आप लोग के घर में अगर फ्री डिश TV होगा तो उसमें देखते होइएगा, स्वयं प्रभा का बहुत सारा चैनल है, उस पर लाइव क्लासेस चलता रहता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का, हर सब्जेक्ट का। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जो भी हमारे प्रोवाइडर दे रहे हैं उसको। उसके बाद हम लोग उस पर अकाउंट खोलेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद कैसे सीखना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे, डिसाइड हाउ टू वी वांट लर्न। उसके बाद नामांकन लेंगे, इनरोलिंग इन द MOOCs। फिर उसके बाद जब हमारा नामांकन हो जाएगा, इनरोल हो जाएंगे, तो कोर्स को पूरा कर लेंगे दोस्त।
अब आते हैं माइक्रो क्रीडेंशियल कोर्सेज। माइक्रो क्रीडेंशियल कोर्स क्या होता है कि जैसे छोटे फोकस शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक स्किल को सिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारा कोर्स चलता नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स सुने होइएगा, 6 महीना का आता है, आप इंटरमीडिएट पास हैं, उसके बाद इस कोर्स को कर लीजिए, स्किल सीख लीजिएगा आप, उसके बाद कहीं भी जाइएगा प्राइवेट में जल्दी से नौकरी मिल जाएगा। तो वहीं माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज कहलाती हैं। जैसे कि इसमें कम समय में नौकरी मिल जाती है, ज़रूरी कौशल जो है वो प्रदान कर दिया जाता है, इसकी लागत कम होती है। जैसे सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिसिस का। अच्छा हाँ, एक आजकल आईटी सेक्टर में काफ़ी चलता है कोडिंग का कोर्स चलता है। आप बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जल्दी से एक कोडिंग का कोर्स कर लीजिए, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप सीख भी लीजिएगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, तो आपको जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी जल्दी हो जाता है। तो वो जो कोडिंग सीखने का कोर्स जो है वही माइक्रो क्रीडेंशियल कोर्सेज आता है। इसमें फिर देखिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, सेल्फ फोर्स सर्टिफिकेशन होता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इसमें आता है। उसके बाद जो है मुख्य प्लेटफॉर्म की बात करें कुछ हम, तो कुछ मुख्य प्लेटफॉर्म है जैसे कि ये वर्ल्ड लेवल पे है, कोर्सेरा, एडेक्स भी वर्ल्ड लेवल पर है, यूडासिटी भी वर्ल्ड लेवल पर है। तो कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा एक बिगेस्ट मुख्य प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड है। इसमें डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है, इसमें कोर्सेस, माइक्रो क्रीडेंशियल और डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। एडेक्स की बात करें तो ये एडवांस स्टेम एंड मास्टर्स है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो मास्टर है। यूडासिटी की बात करें तो इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार, इंजीनियर, नैनो डिग्री इत्यादि की डिग्री इसमें दी जाती हैं। अब अगर बात करें कि मुख्य प्लेटफॉर्म इन इंडिया में क्या क्या है, कौन कौन से मुख्य प्लेटफॉर्म हैं, तो वो है ई ज्ञान कोर्स जो कि इग्नू के द्वारा आया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी है और सेल्फ लर्निंग टूल्स दिया जाता है। इग्नू का ही नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है। फिर आता है NPTEL, उसमें क्या होता है, इसमें इंजीनियरिंग और साइंस विषयों के लिए IIT द्वारा ये लाया गया था। उसके बाद स्वयं प्रभा, अभी हम बताएं ना कि ये स्वयं प्रभा फ्री डिश टीवी के चैनल पे आता है। स्वयं प्रभा बहुत सारे चैनल होते हैं जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 के हर सब्जेक्ट को लाइव क्लास में चलाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 40 DTH चैनल द्वारा 24/7 शैक्षणिक प्रसारण किया जाता है। इसमें कौन से सैटेलाइट का यूज होता है, तो GSAT 15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है साक्षात, ये भी एक मुख्य प्लेटफॉर्म है इंडिया में। ये एक ई कंटेंट प्रदाता है, जैसे कि ऑनलाइन कंटेंट आपको देगा, इसमें ई कंटेंट, ई बुक मिल जाएगा, बुक आपको हार्ड कॉपी में नहीं है तो ऑनलाइन मिल जाएगा इसमें। उसके बाद आरनेट की बात करते हैं। आरनेट क्या होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क की इसमें बात करती है। फिर उसके बाद EduSat आता है, ये काफ़ी फेमस है EduSat जो है यह एक सैटेलाइट है। यह भारत की शिक्षा ज़रूरतों हेतु 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है CEC, आप लोग YouTube देखते होइएगा तो YouTube पे तो हमेशा आजकल टीवी का जगह ले लिया है मोबाइल में YouTube, तो YouTube पे सर्च कीजिएगा CEC यानी कि कंसोर्टियम एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो इसका बहुत सारा चैनल आ जाएगा, यूट्यूब एंड टीवी पे मिलता है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता है लोग इस पर। उसके बाद इनफ्लिबनेट है। इनफ्लिबनेट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इसको कहते हैं। ये अलग अलग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जोड़ने का काम करता है इनफ्लिबनेट। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है, इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर PG पाठशाला है, अध्ययन है जिसके अंतर्गत बुक्स मिलता है। उसके बाद मूकिट की बात करें तो मूकिट जो है यह IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया, कब, 2014 में। इसके क्या काम है, तो ये ख़राब इंटरनेट पर भी कोर्सेज चला सकते हैं इसके अंतर्गत। IIT BX की बात करें तो ये IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया, कब, 2014 में। और इसका यूज़ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, यानी कि ब्लेंडेड क्लास मतलब लर्निंग लाइव क्लास के द्वारा इस पर चला सीख सकते हैं आप, लाइव क्लास चलता है। स्वयं की बात करें तो स्वयं MHRD के द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। अब MHRD जो है इसी को आजकल हम लोग MOE कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस समय था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिल करके 2016 में लॉन्च किया स्वयं को। उसके बाद आता है NPTEL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। इसमें बहुत सारा फुल फॉर्म जो है एब्रीविएशन, उसको याद रखिएगा दोस्त, वो स्वयं हूबहू पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है। जैसे कि ये स्वयं है,
स्वयं का ही फुल फॉर्म 10 बार पूछ लिया है नेटी, 10 बार से ज़्यादा ही मुझे लगता है पूछा होगा। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद रखिएगा, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसको 2016 में लाया गया, किसके द्वारा? तो MHRD, AICTE और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। AICTE क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल डिग्री वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं वो सभी AICTE से ही अप्रूवल लेना पड़ता है उन लोगों को। फिर उसके बाद देखिएगा, तो यह एक एन इंडिजीनियस स्वदेशी मुक्त प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। इसको एक्सेस जो है एनीवन, कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है एक्सेस, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग एन IT सिस्टम। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे लर्निंग अधिगम की। तो वो इस पे कुछ विद्वान के हम देख लेंगे कथन क्या है। सीखना, लर्नर मतलब शिक्षार्थी होता है, लर्निंग अधिगम उसी को बोलते हैं, सीखना को। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम बताएं, VF स्किनर महोदय कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी प्रोग्रेसिव समायोजन की एक प्रक्रिया है। VF स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो की बात करें तो वो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। फिर इसके बाद गेट्स के अनुसार कहते हैं, बिल गेट्स नहीं समझिएगा, ये शिक्षा शास्त्र के विद्वान है ये। वो कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षणों के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही असल में क्या है? अधिगम है, वही सीखना है। अब देखेंगे कि लर्निंग थ्योरी क्या है, महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, पहला है व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म। इसके अंतर्गत क्या होता है ये देने वाले, इसके अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं? तो स्किनर महोदय आते हैं, पॉलो आते हैं, ये दोनों उनका नाम है, याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्र के दोनों विद्वान हैं। इसमें प्रेक्षणीय व मापनीय पहलू पर जोर दिया जाता है, यानी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट को देखा जाता है। इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट आता है, रीइंफोर्समेंट्स की चर्चा होती है। और दूसरा है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिविज्म, ठीक। इसके अंतर्गत भीतर से ज्ञान का उदय होता है, यानी कि मेंटल प्रोसेस और मेमोरी की इसमें चर्चा होती है, उसकी ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत जीन पियाजे आते हैं और बर्नर आते हैं। मतलब इस सिद्धांत से रिलेटेड कौन से विद्वान हैं? जीन पियाजे और बर्नर। तीसरा है संरचनावादी। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें जो है अनुभव द्वारा सीखा जाता है, आप अपने अनुभव के द्वारा जो सीखते हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड है। इसके अंतर्गत शिक्षा शास्त्र के विद्वान वाइगोत्स्की आते हैं, पियाजेट लिखा हुआ है तो इनका पूरा नाम जीन पियाजे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। किशोरावस्था शिक्षार्थी क्या है, एडोलेसेंस लर्नर क्या है। तो देखिए, किशोरावस्था को भी 3 स्टेज में बांटा गया है। माना जाता है WHO के अनुसार कि 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष का जो उम्र होता है वो किशोरावस्था का उम्र होता है, और इसी उम्र में पेडागोगी का ज़रूरत पड़ता है हमें सीखने के लिए। तो इसको 3 स्टेज में बांट कर देखते हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस, जो कि 10 से 12 वर्ष के बीच में होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है? अंगों का विकास होता है। मध्य किशोरावस्था की बात करें, मिडिल एडोलेसेंस की बात करें तो ये 12 से 16 वर्ष के बीच होता है, और इसमें शारीरिक विकास विशेष रूप से होता है। और किस में? तो लड़कियों में विशेष रूप से शारीरिक विकास होता है और वो देखने को मिलता है। उसके बाद जो है परा किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस की चर्चा करेंगे, जो कि 16 से 19 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें वयस्क अवस्था में संक्रमण काल होता है। वयस्क अवस्था में संक्रमण काल होता है। ये काफ़ी एकदम पूरा एकदम तूफान में रहेगा। इस उम्र के जो भी बच्चे रहेंगे एकदम फतेह कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये सब संक्रमण काल का ही पहचान है। उसके बाद जो है WHO मानता है कि किशोरावस्था की उम्र जो है 10 से 19 वर्ष की होती है। अब आते हैं जीन पियाजे। बोले हैं ना कि ये जीन पियाजे वाइगोत्स्की इतना पढ़ना है एजुकेशन में, BA DLED में, कि मत पूछिए। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के मस्तिष्क विकास के चरण बताए गए हैं।
4 चरण बताए गए। पहला है इंद्रिय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेट, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का। उसके बाद है पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेट, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। औपचारिक क्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, जो कि 11 से 15 वर्ष तक का होता है। तो इससे बोर नहीं होना है दोस्त, ये पूछा जाता है आपको। मैं यहाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बना रहा हूँ जिससे आपकी समझ विकसित हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, शिक्षण अभियोग्यता क्या है, बच्चों को माइंड रीड कैसे करे, तभी तो आप पढ़ाइएगा ना। और अगर आप नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बच्चा क्या, बच्चा से बड़ा वाला बच्चा को पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आप प्रोफेसर बनना है, तो ये चीज़ माइंड रीडिंग करना आना चाहिए ना। तो उसी के लिए ये चीज़ पढ़ा जा रहा है। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोर लग सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, 5 क्वेश्चन आता है। अब देखिए वयस्क शिक्षार्थी, वयस्क शिक्षार्थी की बात जो है वो एंट्रागोगी के अंतर्गत होता है। अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, पेडागोगी, एंट्रागोगी, ह्यूटागोगी, 3 ठो इसका पार्ट होता है। तो ये वयस्क शिक्षार्थी है एंट्रागोगी का। भारत में वयस्क की मान्यता जो है 15 से 35 वर्ष की आयु को वयस्क कहा जाता है, लेकिन यूनेस्को और OECD में वयस्क जो है वो 24 से 65 वर्ष के उम्र के लोगों को वयस्क माना जाता है। किसके अनुसार, तो यूनेस्को और OECD के अनुसार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं डेले के अनुभव शंकु को, डेले कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये डेले का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये एक शंकु बना करके बताते हैं कि जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ करके सिर्फ 10% तक याद रहता है। कितना याद रहता है, 10% तक याद रहता है। और जब हम उसको सुनते हैं, किसी से लेक्चर सुनते हैं, तब जा कर के वो हमें 20% तक याद रहता है। और जब हम ऑडियो वीडियो दोनों देखते हैं, वॉच करते हैं, साथ होता है, तब जाके हमें 30% तक याद रहता है। और जब सुनकर और देखकर दोनों होता है, तब जा कर के 50% याद होता है। उसके बाद जब हम बोल करके, पढ़ करके और लिखते हैं उसे, तो 70% याद होता है। और जब हम करके सीखते हैं खुद से, तब जाके हमें 90% तक याद होता है। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं कि अगर सिर्फ मने मन पढ़ ले रहे हैं तो कितना आपको याद रहता है, बहुत कम। थोड़ा वहीं आपके सामने कोई टीचर बोले या किसी दोस्त ने पढ़ के सुनाया तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। और दोनों आप देख करके कर रहे हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा याद रहेगा। फिर इसके बाद सुन कर, देख कर दोनों मिक्सअप में कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। फिर कोई कह के आपको लिखवा रहा है तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और स्वयं से खुद से सारा चीज़ करके करिएगा तब तो और ज़्यादा याद रहेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसे डेले ने बताया अपने कोन थ्योरी के तहत। उसके बाद अब आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 वर्ड होता है, क्या, मापन, आकलन, मूल्यांकन। और ये तीनों आपको बराबरे लगेगा, ठीक है ना, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब इक्वल नहीं है। तो इस तीनों को समझना है। और जब मैं बीएड में था तो माइक्रो टीचिंग में पढ़ाने गया, सबसे पहले टीचर लोग खड़ा हो गए, हमको बोर्ड पर भेज दिए और बोले कि बताओ इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में मापन, आकलन, मूल्यांकन कहते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो हम पढ़ के गए थे, बताए वहाँ पे। तो देखिए मेज़रमेंट जो है सबसे नैरो पॉइंट है, छोटा वाला, जिसमें क्या होता है, आपका क्या स्कोर है बच्चा का, 500 में कितना मार्क्स आया, तो 300 नंबर आया, 310 नंबर आया, 200 नंबर आया, 250 नंबर है, तो वो आपका मेज़रमेंट हो गया। उसके बाद असेसमेंट हम करते हैं। असेसमेंट में क्या होता है, इसमें तुलना करते हैं, रैंक देते हैं बच्चों को कि रैंक 1, रैंक 2। तो ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे का कि अपेक्षाकृत कितना है। ज़रूरी नहीं है कि 420 नंबर लाया वो रैंक 1 हो गया, अगली बार 420 जो लाएगा वो भी रैंक हो जाएगा। हो सकता है अगली बार सबका नंबर बढ़ जाए तो 420 वाला 3 नंबर पर चल जाएगा, वही बात है। तो ये कंपेयर किया जाता है अपेक्षाकृत। उसके बाद है उससे ऊपर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है कि पिछली बार से विद्यार्थी ने यदि अच्छा स्कोर किया है तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, क्या हुआ। तो इसके लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो उसको हम लोग ये वेन डायग्राम से समझे हैं कि मेज़रमेंट जो है आपका सबसे बेसिक है, उससे ब्रॉड
एरिया जो है असेसमेंट का आता है, जिसके अंतर्गत मेजरमेंट आ जाता है, और सबसे ब्रॉड एरिया किसका आता है, तो वो इवैल्यूएशन का आता है। इवैल्यूएशन के अंतर्गत असेसमेंट और मेजरमेंट आ जाता है। तो ये आप वेन डायग्राम जो मैं बनाया हूँ इसको आप याद रखिएगा, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे अब देखते हैं कि मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है। तो देखिए, पहला टाइप है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि पढ़ाने से पहले शिक्षक चेक या जांच करता है कि विद्यार्थी को पहले से क्या पता है, उसका लेवल क्या है। देखिए दोस्त, कभी आप पढ़ाने जाइएगा ना स्कूल में या कहीं भी, तो पहला क्लास जिस दिन आपको मिलेगा तो बड़ा ही वो हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि कैसे बच्चा को क्या जानता है क्या नहीं जानता। अगर थोड़ा ज़्यादा इजी पढ़ा दें तो बोलेगा, ए सर ये तो हम जान ही रहे थे, क्या पढ़ा रहे हैं आप। थोड़ा ज़्यादा हार्ड पढ़ा दिए, क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि हम जब गए क्लास में तो हम क्या पढ़ाएं, किस लेवल से स्टार्ट करें, वो डिसाइड करना पड़ता है बस वहीं 2-4-5 मिनट में। तो वो कैसे करेंगे, तो उससे बच्चा से कुछ सवाल करेंगे। पहले एक छोटा सा सवाल करेंगे, सबसे बता दिया, देखेंगे मेजॉरिटी बता दे रहा है, थोड़ा सा उससे लेवल अप करके पूछेंगे, तो इससे क्या होगा, लेवल पता चल जाएगा। और जब लेवल पता चल जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट करना है आप वहाँ से स्टार्ट करिएगा। यही आपकी असल टीचिंग कला है। उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है दोस्त, इसमें जो है पढ़ाने के दौरान मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट लिया जाता है, वही फॉर्मेटिव है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड पे पढ़े होइएगा तो उसमें फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, एफए होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये मंथली वीकली टेस्ट जो होता है वो होता है। समेटिव असेसमेंट हर 6 महीना पे होता है, उसके रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। तो वही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जिसमें विद्यार्थी को पता लगता है उसके मजबूत और कमज़ोर पहलू, ताकि कमज़ोर पक्ष को मजबूत कर सकें। और तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ाई के दौरान अचानक से परीक्षा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रैंडमली आज क्लास चलने वाला है लेकिन आकर के बोले बच्चों आज क्लास नहीं होगा, चलो आज टेस्ट दो तुम लोग, तो वही है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ताकि क्या होता है, किसी त्वरित समस्या को पहचाना जा सके। अब बच्चा के सामने कोई तैयारी करके नहीं आया, वहाँ तो रट आके आया है, चलो आज इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ लो, लाइट चैप्टर पढ़ लो, पूरा लाइट कल आएगा, वो बता दिया। लेकिन जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अचानक आप टेस्ट कीजिएगा तो वहाँ पता चलेगा कि क्या वो किसी त्वरित समस्या को कैसे पहचानता है, क्या उस पर रिस्पॉन्स करता है, इस चीज़ को डेवलप किया जाता है बच्चा के अंदर। और लास्ट में आता है समेटिव इवैल्यूएशन। ये एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है, जिसमें पढ़ाई पूरी होने के अंत में परीक्षा लिया जाता है और इसमें बच्चे को ग्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी होता है समेटिव इवैल्यूएशन। और देख सकते हैं एक यहाँ पे सीबीसीएस है। सीबीसीएस कहने का मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के पीजी में आपको सिलेबस जो है देखने को मिलता है। सीबीसीएस में क्रेडिट स्कोर होता है कि ये चैप्टर जो है 4 क्रेडिट का है, ये यूनिट जो है 5 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है, तो उसके हिसाब से होता है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पीजी का जो एग्ज़ाम होता है, ये सिलेबस होता है, वो सीबीसीएस पैटर्न पर चलता है। हम लोग के यूनिवर्सिटी में जो है, जब मैं पीजी में था तो उसी साल से सीबीसीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को। जनरली इसमें ग्रेड दिया जाता है और सिलेबस का मार्क्स जो होता है ना कि 30 मार्क्स का है तो मार्क्स ना डिनोट करके क्रेडिट दिया जाता है कि 40 क्रेडिट का ये सिलेबस है या 50 क्रेडिट का। उसके बाद सीजीपीए आता है। सीजीपीए जो है, जो भी लोग सीबीएसई से पास किए होंगे उनका मार्क्स जो पहले वो सीजीपीए में आता था, अब तो जाकर वहाँ भी परसेंटेज ला दिया गया है। तो सीजीपीए का फुल फॉर्म क्या होता था, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। याद रखिएगा, सीजीपीए का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। और उसको परसेंटेज निकालने के लिए जनरली जो है 9.4 से जो ग्रेड मिलता है, सीजीपीए जो ग्रेड मिलता है 10 सीजीपीए तक होता है, तो 9.5 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, 9.8 सीजीपीए ऐसे मिलता है। तो जो भी आपको सीजीपीए में मार्क्स मिला होगा उसमें 9.4, कहीं कहीं 9.5, लेकिन मैक्सिमम 9.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें, तो वो आपका परसेंटेज बता देगा। हालांकि अब सीबीएसई भी टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम ले रही है और उस पर आपको परसेंटेज निकल जाता है। तो ये दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्त, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इस तरह से आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्चुअल वीडियो कंप्लीट हुआ। थ्योरी का पूरा मैं इसको पढ़ा दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा दोस्त। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेरा ये नोट्स साबित होगा। धन्यवाद।